Hello everyone, my name is Soni Garg and I welcome you all to the training module of TechSarge। जैसे कि आपको पता है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड। इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी के बेसिक्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या एससीएन आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी होती है, कौन कौन सी रिटर्न आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है और इफ़ एप्लीकेबल होती है तो उसकी ड्यू डेट क्या होती है, आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी रिटर्न्स कितने टाइप की होती है? बहुत सारी जीएसटी रिटर्न्स होती है, जैसे जीएसटीआर 1 मेनली जो होती है 1, 3, 9, 10। ये जीएसटी जो होती है ये मेनली होती है जो रेगुलर टैक्स पेयर्स वगैरह को फाइल करनी होती है। इसके अलावा कुछ होती है जो कॉम्पोजिट टैक्स पेयर्स को फाइल करनी होती है, जिन्होंने कॉम्पोजिशन के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन कराया होता है। कुछ होते हैं आईएसडी वाली होती हैं। तो इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि जीएसटी रिटर्न फाइल करना क्यों मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर आप जीएसटी रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं तो आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाइंट नहीं रहते हैं, और जिसकी वजह से आपके लेट फाइलिंग के पर आपकी लेट फीस लग सकती है, पेनल्टी लगती हैं, और इसके साथ साथ फिर आपके जीएसटी नोटिस आने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हमें जीएसटी की जो फाइलिंग होती है वो टाइमली करनी पड़ती है। जीएसटीआर 1, सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 1 के बारे में। जीएसटीआर 1 इज बेसिकली आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न। इसके अंदर आपकी आउटवर्ड सप्लाईज के अंदर क्या क्या आता है, आपकी जो भी आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं, नील रेटेड सप्लाईज है, एग्जाम सप्लाईज हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इंट्रास्टेट सेल्स है, इंटरस्टेट सेल्स है, किसी भी टाइप की आपकी सप्लाई है, वेदर इट इज़ गुड्स और सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हम सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी आउटवर्ड सप्लाई हैं उसकी डिटेल्स आपको जीएसटीआर 1 की रिटर्न में फर्निश करनी होती है। अब इसकी ड्यू डेट की अगर हम बात करें तो इफ़ अगर आपने अपना जीएसटी फाइलिंग मंथली चूज कर रखा है कंप्लायंस, तो आपको 11th से पहले अपनी फाइलिंग करनी होती है, ऑन और बिफोर 11th। और इफ़ आपने क्वार्टरली बेसिस चूज कर रखा है तो आपको ऑन और बिफोर 13th ऑफ एवरी, लाइक मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट अभी अगर हम सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो जुलाई अगस्त सितंबर इज द सेकेंड क्वार्टर, तो उसकी अगर ड्यू डेट की हम बात करें तो 13th अक्टूबर वॉज द ड्यू डेट। ठीक है, अभी अगर जैसे आपका क्वार्टर थर्ड चल रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसकी ड्यू डेट जो होगी वो 13th जनवरी रहेगी। ऐसे जो मंथली वाला है, जैसे अभी अगर आपका नवंबर की आप फाइलिंग कर रहे हैं तो 11 दिसंबर इसकी ड्यू डेट रहेगी। और ये जो क्वार्टरली वाला है, ये अगर आपकी 5 CR से कम है आपकी टर्नओवर तो ही आप क्वार्टरली बेसिस में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 5 CR से ज़्यादा आपकी टर्नओवर है तो आपको फिर मंथली ही फाइलिंग करनी पड़ेगी। की इन्फॉर्मेशन क्या है, जीएसटीआर 1 के अंदर सारी चीज़ें आती हैं आपकी, वेदर इट इज़ इन्वॉइसेज हैं, डेबिट नोट्स हैं, क्रेडिट नोट्स हैं, ये कैसी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज की है, ठीक है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको जीएसटीआर 1 में फर्निश करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जीएसटीआर 1 में अभी कोई पेनल्टी नहीं लगती है फाइलिंग अगर आप मिस करते हैं तो, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस वगैरह भी इशू हो सकता है। अभी हम इसमें इस वाले वीडियो में हम थियोरेटिकली बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। प्रैक्टिकली जो भी होता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर इसके नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा। प्रॉपर जैसे जीएसटीआर 1 का, 2 का, 3B का, सबका हम आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर भी देंगे। तो अब बात करते हैं जीएसटीआर 2 के। 2 के अंदर 2 रिटर्न्स आते हैं, एक 2A और एक 2B। 2A में क्या होता है कि आपकी जो भी सेल्स जो आपने आपके सप्लायर ने फर्निश करी होगी अपने पोर्टल पे, तो वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप जो सप्लायर है, मान लीजिए उसने डेटा सेव करके अपने जीएसटी पोर्टल पर छोड़ दिया, अभी उसने फाइलिंग नहीं करी, वो वाले इनवॉइसेस भी आपके 2A में रिफ्लेक्ट करेंगे। इफ अगर उसने आईएफएफ फाइल करा है तो वो इनवॉइसेस भी आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करेंगे। क्वार्टरली वाले जो होते हैं वो उनका होता है कि उनको मंथली आईएफएफ फाइल करना होता है, लेकिन वो रिटर्न जो है वो अपनी क्वार्टरली फाइल करते हैं। आईएफएफ जो होता है वो ऑप्शनल होता है फाइल करना, ठीक है। तो अगर उन्होंने आईएफएफ फाइल किया होगा तो उसके इनवॉइसेस भी आपको सारे 2A में दिखने लगेंगे। तो 2A जो होता है ये बस इसमें आप अपनी इनवॉइसेस देख सकते हैं कि जो जो आपने परचेजेस करी हैं वो आपकी रिफ्लेक्ट हो रही हैं नहीं हो रही हैं।
तो इसमें आप सिर्फ देख सकते हैं, इसमें आप कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे GSTR 1 और 3B में क्या होता है, हमें डेटा पॉपुलेट करना रहता है, हमें 1 में हमें खुद से डेटा फर्निश करना होता है, फिर उसकी फाइलिंग करनी होती है। सेम 3B में हमें रिकनसाइल करके चेक करके कि हमारा 1 का पूरा टेक्स्ट जो भी हमारा बनता है, कंप्यूट होता है, वो सारा आ रहा है नहीं आ रहा। 2 में हमारा जितना ITC बनता है वो आ रहा है नहीं आ रहा, हमें सारी चीज़ें कंप्यूट करनी रहती है। लेकिन 2A 2B में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ रीड ओनली रीड रिटर्न्स होती हैं। मतलब इसको आप सिर्फ देख सकते हो, इस पर आप कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते, ना आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ना आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप इस पर, ठीक है। 2B में क्या होता है, 2B में जितने भी आपका ITC होता है, मान लीजिए किसी मंथ की आपके सप्लायर ने GST फाइल कर दी बिफोर 11th, तो वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इफ़ वो आफ्टर 11th फाइल करते हैं एंड बिफोर 20th फाइल करते हैं, तो वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट तो होगी, लेकिन वो उसका क्रेडिट आप 2B में ले सकते हो। लेकिन अगर आपके सप्लायर ने 20th के बाद फाइल करी है और वो वाली परचेज आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो वो वाला ITC क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। जैसे कि क्या है, अगर आपके जैसे ड्यू डेट जो होती है 20th होती है GSTR 3B फाइल करने की, उससे पहले आपने चेक किया कि आपकी 2B में मान लीजिए आपकी 10 परचेजेस थी, आपकी 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है 7-8 परचेजेस रिफ्लेक्ट हो रही है, 2 परचेजेस आपकी नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, तो आप क्या करेंगे, आप अपने सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, पूछेंगे कि उसने अपनी GST फाइल नहीं करी है टाइमली, ये सारी चीज़ें। तो आप उसको कांटेक्ट करके आप उनको बोल सकते हैं कि अपनी GST टाइमली फाइल करें, सो डैट वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो और आप उसका क्रेडिट क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाओ। अगर 20th के पहले वो अपना 1 और 3B फाइल कर देते हैं, तो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा 2A में और आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इफ वो 20th की बात करते हैं, तो फिर आप उसका क्रेडिट इस मंथ में ना क्लेम करके नेक्स्ट मंथ की फाइलिंग के टाइम पर क्लेम कर सकते हैं, वो आपके नेक्स्ट मंथ के 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब 2B में जो आता है, आपकी किस किस चीज़ की डिटेल्स आती है, इसमें आपका पूरा ITC की डिटेल्स आती है, जो नॉर्मल आपकी इनवर्ट सप्लाईज होती हैं फ्रॉम रेगुलर टैक्स पेयर्स, फ्रॉम कंपोजिट टैक्स पेयर्स, सबकी इसमें आपकी डिटेल्स शो होती हैं परचेजेस की। उसके बाद अगर आपका कोई रिवर्स चार्ज वाला परचेज है, मान लीजिए आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है, कोई डिलीवरी सर्विसेज आपने किसी से ली है, तो उसमें मोस्टली RCM में रजिस्ट्रेशन करवा के रखते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले, तो वो वाली डिटेल्स भी आपकी 2B में रिफ्लेक्ट करेंगी आपको, इफ़ वो RCM टैक्स पेयर जो है वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। उसके बाद जो आपके क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स होते हैं, या आपके परचेजेस इनवॉइस में कोई भी अमेंडमेंट्स वगैरह कुछ भी होती हैं, तो सारी चीज़ें आपको 2B में रिफ्लेक्ट करता है। एक एक इसकी जितनी भी फील्ड्स होती हैं उनके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3B की। 3B को हम एक समरी रिटर्न भी बोलते हैं, जिसमें हमारा 1 का 2A का सारा रिकनसाइल डेटा जाता है। GSTR 3B भी मंथली बेसिस पे फाइल होती है और इसकी ड्यू डेट क्या होती है, 20th ऑफ एवरी मंथ। अब अगर आपने मंथली फाइलिंग सेलेक्ट कर रखी है और अगर आपने क्वार्टरली सेलेक्ट कर रखी है, तो 22nd एंड 24th होता है। ये 22nd एंड 24th किस केसेस में होता है, ये भी हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हम 3B की बात करें, तो इसका पर्पज़ यही होता है कि इसमें आपका जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनता है, देखिए अगर आपने 1000 रुपीज़ की सेल्स करी है पूरे महीने में, उस पर आपका 100 रुपये का GST बनता था, ठीक है। आपने परचेज करी थी 500 रुपये की, उस पर आपका 50 रुपये का GST बनता था, इनकेस बात कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो 100 रुपये का आपका टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना था, लेकिन आप 50 की परचेजेस करके आ चुके हो, आप उसको ऑलरेडी टैक्सेस पे करके आ चुके हो, तो वो 50 आप एडजस्ट करके गवर्नमेंट को जो बचा हुआ 50 है वो ही पे करना रहता है आपको, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम 3B में कैलकुलेट करते हैं, उसमें सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जितना भी हमने 1 में अपना डेटा फाइल किया था, सेल्स फाइल किया था, वो एग्जैक्टली उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे सेम 2B में जितना आपका ITC आ रहा है, उसमें आपको वो कैलकुलेट करना रहता है कि जो ITC आपके पास आ रहा है वो आप एलिजिबल है नहीं है, कहीं वो ब्लॉक्ड ITC के उसमें डेफिनेशन में तो नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें चेक करके आपको 3B में सारी डेटा चेक करके फाइल करनी रहती है, और इसमें जो भी आपका टैक्स बनता है, नेट टैक्स, वो आपको पे करना रहता है आफ्टर सेट ऑफ। GSTR 4 देखिए किसके लिए होती है। GSTR 4 जो होती है वो कॉम्पोजिट टैक्स पेयर्स के लिए होती है, जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा होता है। कॉम्पोजिशन स्कीम की अगर हम बात करें, तो इसकी टर्नओवर लिमिट्स होती है कि आप कब तक इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अप टू 1.5 करोड़ अगर आपकी एनुअल टर्नओवर है,
तो आप कॉम्पोजिशन के अंदर जा सकते हैं। और ये लिमिट जो है वो 75 लाख है कुछ सर्टेन स्टेट्स के लिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। फाइलिंग फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो GSTR4 जो है वो एनुअल रिटर्न होती है, ठीक है। कॉम्पोजिशन वालों को कुछ भी मंथली और ऐसा फाइल नहीं करना रहता है, इनकी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। और कॉम्पोजिशन वाला मतलब बहुत ही कम कंप्लायंस होता है इसमें। कैसे? आपको हर क्वार्टरली जो भी आपका टैक्स बनता है टर्नओवर पे, फिक्स रेट होता है इसमें, तो जो भी आपका टैक्स बनता है वो टोटल टर्नओवर पर कैलकुलेट करके आपको एवरी क्वार्टर के जो 18th होता है ऑफ मंथ सक्सीडिंग एवरी क्वार्टर, उसमें आपको एक CMT-08 करके जो फॉर्म होता है उसके थ्रू आपको जो भी आपका टैक्स बनता है वो पे करना होता है। एंड फिर जो चारों क्वार्टर का पे करने के बाद जब लास्ट में आपको GSTR4 का एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसकी ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल, ठीक है। मान लीजिए जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर आप फाइल करेंगे GSTR4, तो वो आपको 30 अप्रैल 2025 तक फाइल करनी रहेगी। ये जो ड्यू डेट्स वगैरह होती हैं तो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। देखिए एनुअल रिटर्न की, इसको गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है, लेकिन जो वैसे ड्यू डेट रहती है वो 30 अप्रैल ही रहती है, उसके पहले ही आपको फाइल करना पड़ता है। इसके अंदर वही सेम पूरा जो भी साल भर का आपका सेल्स है, परचेज है, जो भी टैक्स पे किया, सारी डिटेल्स आपको फर्निश करनी होती है, ठीक है। बात करते हैं GSTR5 की। GSTR5 जो होता है वो नॉन रेजिडेंट फाइल करते हैं। वो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर जो इंडिया में गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हैं, उन्होंने इंडिया में GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उनको GSTR5 फाइल करनी होती है एवरी मंथ 20th तक, ठीक है। जो भी सेल्स उन्होंने करी है इंडिया में, जो भी उन्होंने टैक्स पे किए हैं, वो सारी डिटेल्स उनको इसमें फर्निश करनी होती है। देखिए, इट इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज, ITC एंड टैक्स पेमेंट, जितनी भी डिटेल्स होती है। लाइक जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर्स को क्या होता है, 1 में अलग उनकी सेल्स की डिटेल, आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल आती है, 2 में उनकी ITC डिटेल्स आती है, एंड देन 3 में उनकी रिकनसाइल होकर टैक्स पेमेंट्स की डिटेल आती है। लेकिन नॉन रेजिडेंट्स का ऐसा कुछ अलग अलग उनको कंप्लायंस नहीं फाइल करना होता, उनका एक ही कंप्लायंस रहता है एवरी मंथ। जो GSTR5 होता है उनको GSTR5 के अंडर ही अपनी सारी चीज़ें डिक्लेयर करके फाइल करनी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं GSTR6 की। GSTR6 इज द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न। जो ISDs होते हैं, ISDs क्या होता है, एक कॉमन सेंटर होता है, ठीक है। जैसे कि आप एक ISD के अंडर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और फिर क्या होता है, आपके मान लीजिए 10 ब्रांचेस हैं, ठीक है। आप नहीं आपको क्या लगता है कि इस ब्रांच के अंदर ज़्यादा ITC आ रहा है, दूसरे के अंदर कम आ रहा है, आप वहाँ कम परचेजेस करते हो। मोस्टली क्या होता है कि लोग मेन ब्रांच में ही ज़्यादा परचेजेस करते हैं, तो आपने वहाँ ज़्यादा परचेजेस कर ली, दूसरी ब्रांच में ITC नहीं है, फिर वो ट्रांसफ़र करना है एंड ऑल, तो लोग क्या करते हैं कि ISD में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, वो उधर ही उस GST नंबर पर वो सारी परचेजेस करते हैं, तो उनका जो होता है वो पूरा एक जगह पर उनका ITC मेंटेन रहता है। और फिर वो ISD जो GST रजिस्ट्रेशन होता है उससे वो जितना उनको जिस ब्रांच में नीडेड रहता है वो वहाँ ट्रांसफ़र करते रहते हैं उसको। GSTR6 जो है वो एवरी मंथ 13 तक फाइल करनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम डिटेल्स की बात करें तो क्या इसके अंदर क्या डिटेल्स आती है, जो भी इनपुट सर्विस आपने लिया है, ठीक है, जो भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो भी टैक्स पे हुआ है, मतलब क्या इनपुट सर्विस मतलब कि जो भी आपने परचेजेस करी उसकी डिटेल्स यहाँ पर जाएगी। उसके बाद जो भी क्रेडिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लीजिए आपकी 4 ब्रांच है, एक दिल्ली में, एक हरियाणा में, एक महाराष्ट्र में, एक कर्नाटका में, ठीक है। तो आपने मान लीजिए दिल्ली में 1000 ट्रांसफ़र किया है, कर्नाटका में आपने 2000 किया है, हरियाणा में 0, महाराष्ट्र में 500, तो ये सारी डिटेल्स आपको इसमें फर्निश करके ये फाइल करनी होती है एवरी मंथ 13th तक। अब बात करते हैं GSTR7 की। GSTR7 और GSTR8 जो होता है वो TDS और TCS रिटर्न होता है, ठीक है। बेसिकली GST के अंदर अगर आपको TDS डिडक्ट करके या TCS कलेक्ट करके अगर आपको पे करने के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप GSTR7 और GSTR8 के लिए TDS रिटर्न और TCS रिटर्न आपको फाइल करनी रहती है, ठीक है। GSTR7 किसके लिए होता है, फॉर TDS। ये TDS वाला बेसिकली गवर्नमेंट उनके लिए होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSUs जो होते हैं, ठीक है, इनके लिए बेसिकली ये होता है। इनका क्या होता है कि अगर आप कोई भी सेल कर रहे हो तो GST के अंदर इनका क्या होता है कि इनको TDS डिडक्ट करके ही डिपॉजिट करवाना रहता है, ठीक है। GSTR7 की फाइलिंग की डेट होती है 10th ऑफ एवरी मंथ, और इसमें क्या क्या डिटेल्स आते हैं, जो आपने TDS डिडक्ट किया है, पे किया है, और जिस सप्लायर का आपने डिडक्ट करके पे किया उसकी डिटेल्स।
GSTR 8 इज़ अ वेरी सिंपल रिटर्न, ठीक है, जो ई कॉमर्स सप्लायर्स होते हैं वो फाइल करते हैं GSTR 8, और इसको एवरी मंथ 10th तक फाइल करना होता है। जो भी TCS कलेक्टर है उनको एवरी मंथ 10th तक फाइल करना होता है। जैसे कि आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो होते हैं ये ई कॉमर्स सप्लाईज होते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स सप्लायर्स होते हैं, तो इनको 10th ऑफ एवरी मंथ तक अगर ये फाइल करेंगे और आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आप अपने पोर्टल पर जाकर TDS TCS रिटर्न्स में देखेंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका क्रेडिट 10th के बाद। उसके बाद बात करते हैं GSTR 9। GSTR 9 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न, ये सब लोगों को पता ही है। इफ़ आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है, या पूरे साल भर में आपकी सेल्स में कुछ भी एडजस्टमेंट हुआ है, पर कोई भी ITC का एडजस्टमेंट हुआ है, कोई भी अगर आपका एक्सटर्नल एडजस्टमेंट हुआ है तो भी आपको GSTR 9 फाइल करना होता है, ठीक है। इसमें आपकी मंथली, क्वार्टरली, चाहे आपने मंथली फाइलिंग करी हो पूरे साल भर, चाहे आपने क्वार्टरली फाइलिंग करी हो पूरे साल भर, सबका रिकनसाइल्ड डेटा इसमें जाता है। पूरे साल भर में क्या आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हुई हैं, क्या इनवर्ड सप्लाईज हुई हैं, किस HSN की आपने सेल्स करी है, किस HSN की आपने परचेजेस करी हैं, अगर आपने इनपुट गुड्स परचेज किया तो उसका कितना ITC है, इनपुट सर्विसेज का कितना ITC है, कैपिटल गुड्स का कितना ITC है, तो सारी चीज़ें इसमें बाइफिकेट करके आपको दिखानी होती है। इफ़ एक्सपोर्ट्स है तो कितना है, ITC की अगर एडजस्टमेंट हुआ है, मान लीजिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, जैसे अगर आप 24-25 की फाइल करेंगे, ठीक है, तो 23-24 का अगर कोई ITC आपने 24-25 में क्लेम किया है तो उसकी डिटेल्स आपको दिखानी पड़ेगी, और 24-25 का कोई ITC इफ़ आपने 25-26 में क्लेम किया तो उसकी डिटेल्स आपको दिखानी पड़ेगी। तो GSTR 9 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें सारी चीज़ें रिकनसाइल करके आपको बहुत तरीके से फाइल करनी होती है, और GSTR 9 जो होती है वो रिवाइज भी नहीं हो सकती, उसमें आप कुछ भी चेंजेस बाद में नहीं कर सकते अगर एक बार फाइल हो गई तो। इसके ड्यू डेट की अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर होता है। जैसे अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो उसके लिए GSTR 9 की ड्यू डेट होगी 31 दिसंबर 2024। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो वही 31 दिसंबर 2025, ठीक है। GSTR 9 से किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? GSTR 9 से उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनका टर्नओवर 5 CR एक्सीड करता है, ठीक है। अगर 5 CR एक्सीड नहीं कर रहा है तो आपको सिर्फ 9 फाइल करना होता है। अगर 5C एक्सीड कर रहा है तो आपको 9 और 9C दोनों फाइल करना होता है, और 9C जो होता है वो एक ऑडिटेड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, तो इसको भी बहुत ध्यान से फाइल करना होता है, और इसकी भी ड्यू डेट 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर होती है, सेम एज GSTR 9। एक और रिटर्न होती थी आपकी GSTR 9A, वो भी एक एनुअल रिटर्न होती थी फॉर कॉम्पोजिट टैक्स पेयर्स, ठीक है, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह वो CMP 08 वाला वो ले आए हैं फॉर्म, उसके अंदर आपको पेमेंट करनी रहती है बस टैक्स की। तो अब GSTR 9 जो है ए जो है वो हट चुका है, वो 2017-18 में था वो, अब वो हट चुका है। अब GSTR 10 की बात करते हैं। GSTR 10 कौन सी होती है? GSTR 10 को हम फाइनल रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। फाइनल रिटर्न इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, जब आपका GST कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल होने के बाद आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जिसको हम GSTR 10 बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स जाती है, मतलब कि सारी डिटेल्स आपकी सेल्स परचेजेस ये सब नहीं जाती इसमें आपकी जाती है अगर कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स पेमेंट है या कोई क्रेडिट आपका एक्सेस बचा हुआ है, तो आपका बिजनेस लाइक शट डाउन होने से पहले अगर कोई एक्सेस आपका ITC है या कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स पेमेंट है तो आउटस्टैंडिंग टैक्स पेमेंट आपको गवर्नमेंट को पे करके ही आप उसको फाइनल रिटर्न फाइल कर सकते हो। और फाइनल रिटर्न जो है वो GST कैंसिलेशन के 3 मंथ के अंदर अंदर आपको फाइल करने होते हैं। इफ़ वो आप फाइल नहीं करते हो तो इसकी पेनल्टीज़ भी आती हैं, और द पेनल्टीज़ कैन गो मैक्स अप टू 10,000 रुपीज़। तो इसमें क्या होता है, अगर आप GSTR 10 मान लीजिए अभी आपने कैंसिल कर दिया, आपने फाइल नहीं किया, बाद में जाके आप फाइल करना भूल जाते हो, तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप GST लेने जाते हो तो वो आपको क्या बोल देता है कि आप पिछले वाले का फाइनल रिटर्न फाइल करके आओ, उसके बाद ही आपको नया GST मिलेगा। और फिर जब आप फाइल करने जाते हो तो फिर देखते हो 10,000 की पेनल्टी आ रही है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर GST कैंसिल हो रहा है तो हाथों हाथ आप उसका GSTR 10 फाइल कर दो। उसके बाद GSTR 11 इज़ लाइक मतलब बहुत ही ऐसी रिटर्न है जो नॉर्मली कॉमन यूज़ में नहीं आती है, ठीक है। ये कौन लोगों को फाइल करनी होती है? जिनका यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, UIN, मतलब कि वही जो फॉरेन पर्सनस होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडिया में आके कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर उन्होंने जो भी GST
पे किया है वो उनको वापस रिफ़ंड मिल जाए। और इसमें जितनी भी जो भी उनकी इनवर्ट सप्लाईज होती हैं, जो भी उन्होंने रिफ़ंड क्लेम किया होता है, उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर जाती है। ये एक समरी है कौन कौन सी रिटर्न होती है। GSTR 1 जो रेगुलर टैक्स पेयर्स को फाइल करनी होती है, जिसके अंदर आपके आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल जाती है। 2A 2B जो ऑटो जनरेटेड होती है, जिसमें आपकी इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स रिफ्लेक्ट होती हैं। 3B सेम वही रेगुलर टैक्स पेयर्स को फाइल करनी रहती है, रिकनसाइल करके अपने टैक्स लाइबिलिटी दिखाकर इसमें पे करनी होती है। GSTR 4 इज़ फाइल्ड बाय कॉम्पोजिशन स्कीम टैक्स पेयर्स। ये क्वार्टरली यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आपको जो CMP 08 होता है वो क्वार्टरली फाइल करना होता है, और जो GSTR 4 का रिटर्न होता है वो आपका एनुअली रहता है। देन GSTR 5 इज फाइल्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स, ये भी मंथली फाइल होता है। GSTR 6 इज फाइल्ड बाय ISDs, ये भी मंथली फाइल होता है। 7 and 8 TDS और TCS, ये भी मंथली फाइल होता है। देन आपका 9 और 9A, वही 9A जो मैंने आपको बताया कॉम्पोजिशन स्कीम टैक्स पेयर्स को फाइल करना रहता था पहले एनुअली, जो कि अब हट चुका है। और 9C रेगुलर टैक्स पेयर्स को फाइल करना होता है एनुअली। GSTR 10 एक ही बार फाइल करना होता है कैंसिलेशन के टाइम पर विद इन 3 मंथ्स। और GSTR 11 बाई UIN होल्डर्स जिनको रिफंड क्लेम करना होता है मंथली और एनुअली, इसका दोनों रहता है। तो आई होप अभी आपको कौन कौन सी रिटर्न होती है ये चीज़ बेसिक क्लियर होगा। अब अपकमिंग वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि GSTR 1 के अंदर क्या क्या फील्ड्स आती हैं, कैसे इसकी फाइलिंग करनी रहती है। इफ़ कोई इनवॉइस गलत चला जाता है तो उसको हम कैसे अमेंड कर सकते हैं। ऐसे ही हम सबकी सारी रिटर्न्स की पर्टिकुलर सारी फील्ड्स के बारे में अपकमिंग वीडियोज़ में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।